नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और पहलगाम हमले में पाकिस्तान को लेकर एनआईए ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारत जो है वह पाकिस्तान को सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे मंच पर भी घेरने की तैयारी कर रहा है। फाटफ जो है वो एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है और यह सेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि प्रिवेंट करते हैं ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके टेररिज्म के केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और इस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम उसको कैसे कुचलने जा रहे हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने जो हमला किया था जिसमें हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, उस पर जो जांच हुई है तो एनआईए ने जांच में यह साफ कर दिया है कि इसके पीछे जो है लश्कर ए तोयबा एलईटी का नेटवर्क था और उसी का फ्रंट ग्रुप जो है टीआरएफ नाम का वह काम कर रहा था। यह टीआरएफ एलईटी ने इसलिए बना दिया ताकि वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग दिखाकर यह दिखा सके कि यह भारत का आंतरिक ग्रुप है, जबकि ऐसा है नहीं। इस टीआरएफ ग्रुप के सारे लिंक जो हैं वो पाकिस्तान और एलईटी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रेल जो होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत होता है, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, जा रहा है और कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके थ्रू जो है आप जो टेरर नेटवर्क्स हैं उसका खुलासा कर सकते हैं। ये बहुत अहम सबूत होता है। दुनिया के मंच और फाटफ जैसे मंच जो है इसको स्वीकार भी करती है। और इसकी कहानी ऐसी रही है कि जो एनआईए ने खुलासा किया है कि इसका ओरिजिनेशन जो है, प्लानिंग वगैरह जो भी है वो पाकिस्तान में ही शुरू होता है, जहाँ की लश्कर ए तैयबा का सदस्य जो है साजिद मीर नाम का, जो कि टीआरएफ के लिए फंडिंग का कोशिश करता है। और यह जो है संगठन जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की भूमिका छिपाने का एक मुखौटा है, जैसे मैंने बताया था। फिर मीर जो है यह आईएसआई के लिए ही काम करता है और लगभग एनआईए ने ऐसा बताया है कि 9 लाख रुपए की राशि जो है वह टीआरएफ की गतिविधियों के लिए यह जमा करता है। और यह धन जो है हवाला ट्रांजैक्शन से और अंतर्राष्ट्रीय मिडिल ईस्ट जैसे देशों से भी सहायता के रूप में ली जाती है और इसे ऐसे लाया जाता है कि ट्रैकिंग से बचाया जा सके। आप सब जानते हैं हवाला के माध्यम से पैसे कैसे आता है। इसके बाद जो है इस धन राशि को मलेशिया भेजा जाता है। नेपाल जो है वो एक प्रमुख केंद्र तो है ही मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन साथ ही साथ मलेशिया भी ऐसा जगह है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक अहम केंद्र बन चुका है। और यह सब जो है सारे काम जो है हवाला नेटवर्क से होता है। मलेशिया में जो है यासिर हयात, जो कि श्रीनगर का एक मूल निवासी है, वह वहाँ एक यूनिवर्सिटी के कुछ सम्मेलन वगैरह में, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, लेकिन वह वहाँ जाता है, पैसे उसको मिलते हैं और वहाँ पर हयात की मुलाकात जो है सजाद अहमद मीर, जो कि एक मलेशिया में ही आधारित एक ऑपरेटिव होता है, वो दोनों मिलकर धन हस्तांतरण की जो है प्लानिंग करते हैं। फिर दोनों मिलकर 2 अज्ञात पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स जो हैं उसके साथ भी बात करते हैं। लगभग 463 फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, जैसा कि एनआईए ने ट्रेस किया है। श्रीनगर और हंदवाड़ा में छापेमारी के दौरान जो सोशल मीडिया चैट और जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिले हैं उनसे जो है टीआरएफ को धन भेजने की अहम भूमिका की इन सब की पुष्टि भी होती है। तो मलेशिया से यह धन जो है फिर भारत आता है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पहुंचता है, जहां सफ़ात मकबूल वानी, जो कि हंदवाड़ा का एक ऑपरेटिव है, उसको यह पैसे मिलते हैं। फिर वानी जो है वो भी मलेशिया जाता है सम्मेलन वगैरह के लिए और इन हयात से, यासिर हयात और अहमद मीर से मिलकर धन की व्यवस्था को जो यह अंतिम रूप देता है। जुलाई 2025 में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम जो है उसके तहत गिरफ्तार वानी को किया जाता है, जो इस धन का उपयोग टीआरएफ की गतिविधियों जैसे स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए करता है। एनआईए के सबूत जैसे बैंक रिकॉर्ड और मोबाइल डाटा जो है वानी को व्यापक फंडिंग नेटवर्क से भी जोड़ते हैं। और अंत में यह जो धन है अप्रत्यक्ष रूप से पहलगाम के जो स्थानीय ऑपरेटिव्स हैं, 2 मुख्यतः पकड़ाए गए हैं। एक है परवेज अहमद जोठर और दूसरा है वसीर अहमद जोठर को
मिलता है, जो कि आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक का इंतज़ाम करते हैं, रहने खाने का, इन सब चीज़ों का। और इनकी भूमिका वहाँ पे अहम रही है संचालन में। और जो 463 फ़ोन कॉल्स हैं, बैंक रिकॉर्ड हैं, जो चैट्स मिले हैं सोशल मीडिया के और हवाला चैनल्स के जो सबूत मिले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है, मजबूत सबूत हैं। और भारत जो है इसको लेकर एक डॉजियर जो है वह तैयार कर रहा है। तो भारत एफएटीएफ में कैसे प्लान कर रहा है काम करने के लिए, तो भारत जानता है कि पाकिस्तान जो वो सिर्फ सैन्य दबाव से नहीं सुधरने वाला है। आप जानते हैं कि वहाँ पर जो सैन्य इस्टेब्लिशमेंट है आईएसआई के साथ मिलकर कैसे काम करता है, उसको आम जनजीवन से वहाँ बहुत फ़र्क नहीं है, उसके अपने नेटवर्क्स होते हैं और वो अपना काम अपने डेमोक्रेसी के सेटअप से बाहर जाकर ही करता है। तो भारत जो है उसकी जड़ पर हमला करना चाहता है, इसलिए जो है हम फाटफ जाएंगे और डॉजर को फाटफ के सामने रखेंगे, जो भी एनआईए ने रिकॉर्ड्स अभी तक बनाए हैं, ताकि दुनिया देख सके कि पाकिस्तान जो है अभी भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फाटफ के रह चुका है, उसको काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसको अमेरिका ने ही मदद किया था तो उसको निकाल दिया गया था। लेकिन अगर दोबारा उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसको बहुत ही परेशानी होगी। इसके लिए भारत जो है डिप्लोमेटिक जो है पहल भी कर रहा है, और ईयू और खाड़ी देश और भी बहुत सारे देश हैं, उनके साथ बात कर उनकी सहायता से जो है इसको ग्रे लिस्ट में वापस डालने की कोशिश करेगा। और इससे क्या होगा कि भारत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं पर भी दबाव डाल पाएगा कि जब तक पाकिस्तान जो है आतंकी फंडिंग पर कड़े कदम नहीं उठाता है तब तक उसको कोई नया कर्ज ना दिया जाए। पहले भी जो फंडिंग मिली थी, आपको याद होगा पहलगांव हमले के आसपास ही, उस पर भी जो है कड़ी मॉनिटरिंग हो सके और वह उसका दुरुपयोग जो है ना कर सके। और अगर ये दोबारा चला गया ग्रे लिस्ट में तो फिर इसके लिए अर्थव्यवस्था का सवाल उठ जाएगा पाकिस्तान के लिए। दुनिया के सारे बैंक जो है उस पर निगरानी बढ़ा देगी। विदेशी कंपनी और निवेशक जो है जो ग्रे लिस्ट में देश चले जाते हैं उसमें निवेश करने से थोड़े पीछे हटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इससे महंगा होगा और पाकिस्तान के लिए आर्थिक मुश्किल जो है खड़ी हो जाएगी। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की फंडिंग तो लगभग असंभव ही हो जाती है जो ग्रे लिस्ट में होता है। तो जो पाकिस्तान है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो पहले से ही कर्ज और महंगाई से जूझ रही है, वह और ज़्यादा डूब जाएगी। और पहलगाम हमले के बाद भारत अब यह संदेश भी दे रहा है कि आतंक फैलाओगे तो गोलियों और हथियारों से ही नहीं, पैसों की नस काट कर भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो फाटफ में भी भारत की आवाज़ पहले से ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। एनआईए के सबूत बहुत ही मजबूत हैं। और इस हिसाब से दोस्तों, पहलगाम हमला पाकिस्तान की एक रणनीति थी भारत को हिला देने की 370 हटने के बाद और भारत की उन्नति रोकने की। लेकिन भारत ने इस बार जो कदम उठाए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। पहले ऐसे कदम जो हैं उठाए नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही है कि कैसे हमने पाकिस्तान की सैन्य तैयारी और पाकिस्तान की इज्जत को मटिया मेट कर दिया था। तो हम अभी मजबूत हैं और यही समय है कि उसके आर्थिक जड़ों पर भी चोट करें। तो इस हिसाब से हम जो है पाकिस्तान को घेरने की और उसके अर्थव्यवस्था को हिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखना यह भी होगा कि इस बार दुनिया जो है, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व शांति की और टेररिज्म को रोकने की, वह पाकिस्तान को किस हद तक जवाबदेह ठहराती है। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।